सही है? देखो, वो रीजन का जो सबसे वो बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मली हम वो गलत कर रहे होते हैं। तो रीजन मेजोरिटी में ना, वजह क्या होती है, हमें ट्रेंड नहीं पता होता कि आपको लिखना है, ठीक है, वो किस तरीके से हमें नोट डाउन करने को रीजन। ठीक है, उसके अलावा हम जो है दो अपोजिट रीजंस को ये आपस में को लिख देते हैं। तो ये कुछ ये बेसिक्स हैं जो कि हेटू में भी आते हैं, हेस के अंदर भी आते हैं, और एएस के अंदर तो एटलीस्ट वो 10 मार्क्स के तो आते ही आते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, जो भी आप रीजन की को लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे ये पहले आपने ट्रेंड को लिखना है। ठीक है, कि ट्रेंड क्या है ना, कि एटॉमिक रेडियाई, अगर आप ये अक्रॉस द ये पीरियड बात कर रहे हो तो क्या है उसका वो ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद दो रीजंस को लिखोगे उसके, कि जो वो ट्रेंड आ रहा है तो उसका रीजन क्या है। जो ट्रेंड आ रहा है तो उसका रीजन क्या है। सही है, दो रीजन लिखोगे, फिर उन दो ट्रेंड्स की ये वजह से जो एक ये फैक्ट आ रहा है, ये कंक्लूजन आ रहा है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अभी ये हो सकता है कि थोड़ा समझने में वो मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें अभी पकड़ा दूंगा। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है। अ, अच्छा, ये जो मैंने सारे वो ट्रेंड लिखे हुए हैं, ये सब ये अकॉर्डिंग टू पास्ट ये पेपर्स, और जो मार्किंग स्कीम है उसी के ऊपर मैंने पे लिखे हुए हैं। इस तरह ये एटॉमिक ये रेडियाई होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आपका क्या होता है कि एक जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो जो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ तक का जो वो डिस्टेंस होता है, इन शॉर्ट उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। जो आपका आखिरी शेल होता है, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका एक पूरा वो होता है एटम का एरिया होता है। अच्छा, ये क्या होता है, अगर हम ये अक्रॉस द ये पीरियड की तो बात करें, तो ये डिक्रीज होता है। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, अक्रॉस वो पीरियड डिक्रीज क्यों हो रहा है। उसका वो रीजन क्या है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, ये ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स। सही है, अब ये ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ज्यादा एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, करीब करीब आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब आएंगे तो क्या होगा, साइज छोटा होगा। फिर से ये बात को बता रहा हूँ, क्या होता है, अक्रॉस द वो पीरियड साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज का वो क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो चार्ज पोटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। चार्ज पोटेंसिटी क्या है, कि कितने ये वॉल्यूम में, कितने एरिया में, कितने मेरे ये चार्जेस आ रहे हैं। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर बात को कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे मैंने को क्या लिखे, मैं सबसे पहले लिखा मैंने ट्रेंड। ट्रेंड क्या लिखा, कि डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा पोजीशन। क्यों, ये पोजीशन क्या है, कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी ये वजह से चार्ज पोटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कम एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ ये प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा ये न्यूक्लियस है वो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन्स वो करीब करीब आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो करीब करीब आते हैं, तो क्या होता है, साइज छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या है था, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सॉरी, यहाँ ये इंक्रीज आएगा, ये मैंने को गलत लिखा है। ये मैंने वो सही यहाँ पर ये इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज है, जो अट्रैक्शन होगी वो इंक्रीज होगी। न्यूक्लियस और जो वैलेंस ये इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान ये अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा फोर्स से को खींचेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से करीब करीब आएंगे और हमारा साइज जो है एटम का छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके इसके बाद देखो, डाउन द ग्रुप क्या होता है। डाउन द ग्रुप जो है हमारा साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज क्यों होता है, हम जब कोई नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो हम ये प्रोडक्ट टेबल को बनाते हैं, तो ये ग्रुप्स होते हैं ऊपर। ठीक है, नीचे आते हुए क्या होते हैं, ये एक ही ग्रुप होता है, और यूं करके ये क्या होते हैं, ये पीरियड होते हैं यूं करके। तो ये इसी तरीके से होता है। तो जब हम नीचे ये पा रहे होते हैं तो क्या होता है, जो ये पीरियड्स होते हैं ना, ये नंबर ऑफ शेल्स को डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। अगर पीरियड वन है, अगर पीरियड वन है तो शेल कितने होंगे, एक। पीरियड टू है तो शेल दो।
पीरियड सीरीज तो शेल थ्री। अब नीचे ये आते आते क्या होता है, शेल्स हमारे इंक्रीज होते हैं। अब एक सवाल होता है पैदा अक्सर वो बच्चों के दिमाग में कि शेल के इंक्रीज होने से क्या होता है। शेल के इंक्रीज ये होने से एक ये इफेक्ट होता है, ये प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग ये कि फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे एक फैन को लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फैन को लगाया, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग फैन है। अब ये जो फैन है, इसके सामने खड़ा हुआ है हली। इसके सामने कौन वो खड़ा हुआ है? हली। और अली के पीछे खड़ा हुआ है अहमद। ये कौन है? अहमद। और ये कौन है? हली। ठीक है। अब फैन जो है वो क्या कर रहा है, फैन से निकल रही हवा। और अली क्या कर रहा है, अली बिल्कुल फैन के सामने को खड़ा हुआ है। तो क्या अहमद के पास कुछ भी जो उसकी जो हवा है, ये फैन की वो आएगी? नहीं। अहमद के पास बहुत ही वो कम आएगी। वो रीजन क्या होगा? क्योंकि हली जो है वो फैन के सामने को खड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, पूरी हेयर को ये ब्लॉक कर रहा है। तो ये हली क्या कर रहा है, ये हेयर को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं शील्डिंग। अली क्या कर रहा है, अहमद को शील्ड कर रहा है फ्रॉम हेयर। बात समझ आ रही है? अली क्या कर रहा है, अहमद को शील्ड कर रहा है फ्रॉम हेयर। ठीक है। तो इसी वो तरीके से क्या होता है, यहाँ हमारे पास कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट और मेरे पास तीन शेल्स हैं। एक, दो, तीन, तीन शेल्स हैं। तो मेरे पास और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये पहले शेल में, फिर सेकंड, और ये फर्स्ट शेल में। अब जो वो न्यूक्लियस है ना, वो इस आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी को देना चाह रहा है। देखिए, इसको एनर्जी को देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इससे ये पहले जो ये इलेक्ट्रॉन है दोनों, खास तौर पे जो सेकंड व लास्ट शेल वाला है, सेकंड लास्ट शेल वाला है, वो क्या कर रहा है, मेजोरिटी जो एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक आनी चाहिए ना, उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। जो न्यूक्लियस जो है वो एनर्जी दे रहा है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ना, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको जो ये एनर्जी दे रहा है ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो इसको ये एनर्जी दे रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो बीच में सारे इलेक्ट्रॉन, और मोस्ट नोटेबली जो मेरा सेकंड व लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। जिस तरीके हली हेमत की एनर्जी शील कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड लास्ट शेल का, ये लास्ट शेल की है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। तो अब वो क्या है कि जो आखिरी शेल है इसके पास बहुत ही कम एनर्जी ये पहुंचा पा रही है। जो सेकंड जो ये चीप लास्ट वाला जो है वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जो आखिरी शेल पे पहुंचा रही है। इसको बोलते हैं शील्डिंग। तो जब शील्डिंग होती है तो क्या होता है, जो आखिरी वो शेल वाला ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर बहुत, इसके पास बहुत ही वो कम एनर्जी ये हाँ पाती है। ठीक है, बहुत ही वो कम एनर्जी हाँ पाती है। तो वो साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जितनी ज्यादा ये एनर्जी जाएगी, अट्रैक्शन होती है ये तो ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो करीब करीब आएंगे। जितनी वो कम ये एनर्जी ये बैलेंस शेल में जाएगी, तो उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वो दूर दूर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके। अब देखो यहाँ पे हमने वो क्या लिखा है, डाउन द ग्रुप। ये क्या है, हमारा ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा क्या, एटॉमिक रेडियस। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज ये हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज ये होने की वजह से शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो ये शील्डिंग इंक्रीज ये हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पोटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन पोटेंसिटी का क्या मतलब है, जब शेल एक पैड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अगर शेल ये पैड हो रहा है तो एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से ऐड तो नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से ऐड तो नहीं हो रहे, ठीक है। जिसकी, अच्छा, ये वाला जो मैंने फोर्थ लिखा है ना, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप लिखो चाहे तो ना वो लिखो, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले वो दोनों है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस और शील्डिंग इंक्रीजेस, ये दोनों तो आपने हर हाल में को लिखा है, ठीक है। जब शील्डिंग इंक्रीज ये होगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। यहाँ पे मैंने ये उल्टा लिख दिया, इसमें इंक्रीजेस लिख दिया। क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, सेकंड वो लास्ट शेल वाला क्या कर रहा है, उसको शील्ड कर रहा है एनर्जी को, जो कि वो लास्ट शेल वाले में आ रही है। ठीक है। अब इसी वो तरीके से क्या है, शील्डिंग होती है। शील्डिंग क्या होती है, अक्रॉस अ वो पीरियड, थ्रू आउट द वो पीरियड वो कांस्टेंट रहती है। समझो ये ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है। बिल्कुल 100% कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है, यानी कि वो ये इतनी होती है कि हम इसको पूरे तरीके से कांस्टेंट को बोल सकते हैं, ठीक है।
ये इतनी ये कांस्टेंट होती है कि हम इसको ये वो पूरी तरीके से कांस्टेंट को बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्यों होती है, देखो, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ सोडियम से ये क्लोरीन पे जा रहा हूँ, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये थर्ड ये पीरियड का है ना, थर्ड पीरियड यानी थर्ड शेल का है, इसका है थर्ड शेल का। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फर्स्ट और ये मेरे न्यूक्लियस और ये मेरे थर्ड शेल है, सोडियम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में क्या है, इस तरीके से, सही है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें जितनी शील्डिंग जो थी सोडियम में थी ना, उतनी शील्डिंग ये क्लोरीन के अंदर भी है, क्योंकि शेल तो इंक्रीज ये तो नहीं हो रहा ना, शेल तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा, एक ही शेल में आ रहा है। जैसे फर्ज करो, ठीक, ये मैंने बनाया तो सोडियम, और ये मैंने बनाया सेकंड वाला शेल। तो ये इसका इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट शेल के, वो क्या कर रहे हैं, जो लास्ट ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो एनर्जी आ रही है उसको शील कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स और बना दूं तो क्या होगा, जो सेकंड व लास्ट वाले हैं वही शील्ड वो करेंगे ना, कोई नए इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ रहे ना, कोई नया शेल तो नहीं आ रहा ना। तो वो क्या हो रहा है कि शील्डिंग वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सेकंड व लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही शील्ड कर रहे हैं ना, तो वही शील्डिंग वो सोडियम को भी वो देंगे, वही शील्डिंग वो क्लोरीन को भी वो देंगे। शील्डिंग उस वक्त इंक्रीज होती है जब शेल इंक्रीज हो। यहाँ पर तो भाई शेल इंक्रीज तो नहीं हो रहे, यहाँ पर तो शेल इंक्रीज तो नहीं हो रहे। ठीक है। तो जितनी शील्डिंग वो सोडियम को दे रहे हैं उतनी ही शील्डिंग ये क्लोरीन को भी हो देंगे, क्योंकि शील्डिंग जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने पर। तो यहाँ तो नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज ये तो नहीं हो रहे। ठीक है। तो इसी यही वो रीजन है कि दोनों को सेम शील्डिंग मिलेगी। अच्छा, इसी वो तरीके से डाउन द ग्रुप शील्डिंग इंक्रीज होती है। रीजन क्या होता है आपका, क्योंकि आपका इंक्रीज हो रही है, ये आपने लिखा ट्रेंड। अब इसको रीजन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं उससे पहले, सही है। तो क्या हो रहा है, जो है ना इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं, सही। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, मैंने आपको ये ऊपर भी डिस्क्राइब कर दी थी। ठीक है। अच्छा देखो, अब ये चीज जो है ना ये काफी तो ज्यादा आती है और काफी ये वो मसला करती है तो बच्चों को। ये क्या है कि एक तो हमने वो अभी ये ऊपर पढ़ा है एटॉमिक कोरिडिया, इसी तरीके से एक होता है ये कैटायन का कोरिडिया, यानी जो मेटल कैटायन को बनाता है, हमेशा मेटल बनाता है कैटायन। ठीक है, मेटल बनाता है कैटायन, और नॉन मेटल बनाता है एनायन। ठीक है, नॉन मेटल क्या बनाता है एनायन। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कैटायन का साइज क्या होता है, देखो, कैटायन का साइज ये होता है, कैटायन का साइज थ्रू आउट द वो पीरियड अक्रॉस द वो पीरियड डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, अब यहाँ पे सुन लो, ठीक है। फर्स्ट करो, मेरे पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ये तीन मेटल होते हैं पीरियड पृथ्वी में। ठीक है, ये तीन क्या होते हैं, मेटल होते हैं पीरियड पृथ्वी में। अब इसके बाद वो 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12, इसके पास 13। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज ये पकड़ेगा तो इसके पास ये कितने हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, 10। ये दो वो लूज करेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन जो मेटल होता है वो पूरा अपना शेल खत्म करता है। सही है। इसके थर्ड शेल में एक ही ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो वो सोडियम ने एक ही ये लूज किया। मैग्नीशियम के वो थर्ड शेल में वो दो आ रहे थे, इसमें दो लूज किए। एल्यूमिनियम के थर्ड शेल में तीन आ रहे थे, तो उसने तीन की लूज किए, क्योंकि ये पूरा शेल खत्म करता है वो मेटल। इसके भी कितने हो गए, 10, इसके भी कितने हो गए, 10। अब यहाँ पे एक तो बात सामने आती है भाई, जैसे वो सोडियम है, सोडियम के पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन से, तो लेड से उसको 110 की एनर्जी को मिल रही है। तो सोडियम के पास क्या हो रहा है, 110 की ये एनर्जी, ये पहले भी ये कितनों में शेयर कर रहा था, ये 11 में, अब कितनों में शेयर वो करेगा, तो 10 में। जब इसका ये एटम था हार्म सा, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब लूज कर दिया तो वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये 110 की एनर्जी जो वो 11 में शेयर कर रहा था, अब ये आयन को बनने के बाद, यानी कि कैटायन की को बनने के बाद ये कितने में शेयर करेगा, आपको 10 में। तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। पहले वो जो एनर्जी वो 11 में शेयर कर रहा था, अब वो 10 में शेयर कर रहा है। तो अब क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी ये को मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो करीब करीब आएंगे। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी
को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स के आएंगे, करीब करीब आएंगे, ठीक है। इसी वो तरीके से जैसे फर्स्ट करो मैग्नीशियम है, वो 120 की एनर्जी शेयर करा था वो 10 में। अब सॉरी वो 12 में, जब हमने दो लूज कर दिया तो अब ये 120 की एनर्जी इसमें शेयर करा है, तो यहाँ भी क्या हुआ, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर इंक्रीज हो गया। पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, अब साइज और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज्यादा एनर्जी ये को मिलेगी, और वो करीब करीब आएंगे, साइज छोटा होगा। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन वन वो 30 की एनर्जी पहले वो 30 में शेयर करी थी, अब 10 में शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी शेयर ये इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं इन तीनों का ये कंपैरिजन करूं तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर सबसे ज्यादा किस में इंक्रीज हुआ है, सबसे ज्यादा भाई इंक्रीज हुआ है एल्यूमिनियम में, क्योंकि इसने वो तीन लूज करे, इसने और मैग्नीशियम ने दो, इसमें एक, तो सबसे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी शेयर किसका है, एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर तो सोडियम का। तो इसी तरह से क्या है, एल्यूमिनियम का ये एनर्जी शेयर की बात कर रहा हूँ, सबसे वो ज्यादा किसका है, एल्यूमिनियम का, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, ये पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर की वो बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, जाहिर सी बात है जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा ये पावर से अपनी तरफ ये खींचेगा, तो सबसे छोटा साइज ये एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सबसे बड़ा साइज इन तीनों में सोडियम के कैटायन का होगा। रीजन क्या है कि सबसे तो बड़ा साइज क्यों होगा, क्योंकि सोडियम का इन तीनों को ये कंपेयर करें तो एनर्जी शेयर सबसे तो कम है पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर जो ये लूज करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन को नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे वो पहले मैंने क्या लिखा कि ये ट्रेंड लिखा कि ये तो डिक्रीज हो रहा है ये कैटायन का साइज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज हो रहा है, सही है। सोडियम में वो +1 था, सोडियम में +1 था, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम में वो +3, तो आगे को जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी शेयर क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है, सो द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, सही। इसी वो तरीके से वो डाउन द ग्रुप जो है वही चीजें होती हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेरा ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो रहता है, क्योंकि सेम ग्रुप होगा तो वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वही जो हमने ये एटॉमिक साइज में वो पढ़ा था वही यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में अगर मैं वो पीरियड थ्री की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पीरियड थ्री की, तो नॉन मेटल मेरे पास वो तीन होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फॉस्फोरस के पास जो है टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के पास 16 एंड क्लोरीन के पास 17। अब क्या होता है, नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल अपना शेल कंप्लीट करता है, ये बात जहन में ये तो रखना अपने, नॉन मेटल क्या करता है, अपना शेल कंप्लीट करता है, नॉन मेटल क्या करता है, अपना शेल कंप्लीट करता है। तो ये तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो नॉन मेटल अपना शेल ये कंप्लीट कर रहा है, तो इसके पास अभी इसके वो थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट करने के लिए मजीद तो कितने चाहिए, वो तीन और, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल वो कितने हो गए, ये 8 होंगे ना, तो ये तीन वो गेन करेगा और इसके पास कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। अब ये 150 की एनर्जी 15 में शेयर करा था फ्लैट से पहले, तीन गेन करे इसने, तीन गेन करके वो कितने हो गए, 18। तो अब ये 150 की एनर्जी वो कितनों में शेयर करेगा, ये 150 की एनर्जी वो कितनों में शेयर करेगा, 18 में। तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर डिक्रीज हो गया, ठीक है। वहां पर अब तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा ना, जब पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो कम एनर्जी तो मिलेगी, तो वो और दूर दूर हो जाएंगे, वो करीब आने के तो बजाय। मेटल में क्या था, इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा था, तो हर ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा है ये एनर्जी को दे रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेट से 160 की एनर्जी 16 में कर रहा है, दो उसने वो गेन करे हैं, ये 18 हो गया, तो अब 160 की एनर्जी 18 में करेगा, तो सेम वही है, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी ये 170 की एनर्जी वो 17 में शेयर कर रहा है, ठीक है।
तो जब वो एक वो गेन करके 18 को बना लेगा, तो वो 170 की एनर्जी 18 में शेयर करेगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों का ये कंपैरिजन करूँ, तो सबसे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर वो किसका होगा? क्लोरीन का। फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस का। क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन 170 की एनर्जी 18 में शेयर कर रहा है, वो 160 की कर रहा है, और ये 150 की कर रहा है। तो ये पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर सबसे ज्यादा किसका होगा? ये क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस। सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे साइज क्या होगा? सबसे बड़ा साइज होगा किसका? सबसे बड़ा साइज होगा फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस का पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर सबसे कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो दूर जाएंगे। अगर मैं वो साइज की बात करूँ, तो फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ठीक है। अब यहाँ हम ये लिखते कैसे हैं? भाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सही है, साइज ना। सल्फर का, ये फास्फोरस का सबसे बड़ा, उससे छोटा है सल्फर का, फिर ये क्लोरीन का। फिर क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स। क्या हो रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आप थर्ड पॉइंट ये भी तो लिख सकते हो कि पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी शेयर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सही। उसकी बात कर लोग अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। सही है, जाहिर सी बात है ना। जब आपके पास पर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी शेयर डिक्रीज ये हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, जब ये पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर डिक्रीज होगा, तो क्या होगा? आप इलेक्ट्रॉन्स को वो कम एनर्जी को दोगे, तो क्या होगा? जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से। सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट जो है ना, याद तो रखना, ये वाला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यानी कि ये मेरी ये एफ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की फोर्स है। एफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स है। ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है किसके? जो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, यानी एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, या तो अपने या जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करता है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो जितना वो चार्ज होगा, सही है, जैसे न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस एक किसी है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ ना। तो जितना चार्ज इस न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन पे होगा, उतनी ही जो है ये पावर से तो खींचेगा। ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, वो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है किसके? वो चार्जेस के। और इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल है किसके? वो डिस्टेंस के। देखो जाहिर सी बात है ना, अगर मैं ये डिस्टेंस अभी इतना है, अगर मैं ये डिस्टेंस इतना बढ़ा दूं, तो जाहिर सी बात है ये वाली फोर्स स्मॉलर होगी, यानी प्लेजर होगी। और ये वाली फोर्स तो ग्रेटर होगी, क्योंकि ये वो करीब है, और ये क्या है? ये तो दूर है। ठीक है। क्योंकि वो फोर्स का भी ये एक एरिया होता है ना। जैसे फर्स्ट पर आप यहाँ ये तो बैठे हुए हो, आप कोई आग को जलाते हो, तो आप आग के जितना वो करीब हो गए, क्या होगा? उतनी ज्यादा फोर्स फील को कर सकते हो। जितना आप आग के दूर जाओगे, उतनी आपको फोर्स क्या होगी? वो कम फील होगी, आग की एनर्जी। ठीक है। अब क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है? जब आप ये आगे की तरफ हो जाते हो, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। नहीं, ये मैंने क्या लिखा था कि आपकी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, वो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शन होती है किससे? तो चार्जेस से। तो जब आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपके न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सही है, चार्ज इंक्रीज वो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पोटेंसिटी भी वो इंक्रीज हो रही है। जब चार्ज इंक्रीज ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है? जो अट्रैक्शन होगी आपके न्यूक्लियस की और वैलेंस, ये इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा वो इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, वो वो ज्यादा होगी। सही है, क्योंकि जो अगर चार्ज ये तो ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास, तो क्या होगा? वो ज्यादा पावर से ये तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। बस ये वाला जो मैंने एक फॉर्मूला को बताया ना, ये याद तो रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है किसके? चार्जेस के, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल है वो किसके? डिस्टेंस के। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना साइज ये बड़ा होगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती हो जाएगी। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? साइज छोटा ये होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। अब इसी तरीके से वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप आपका जो है साइज, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो शील्डिंग भी इंक्रीज होगी। शील्डिंग इंक्रीज ये होगी, तो क्या होगा? आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा बिटवीन द चार्जेस, यानी आपका साइज जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा हो रहा है। जो फोर्थ पॉइंट है, इसका मतलब है एटॉमिक साइज। जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है।
एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका जैसे ये मैंने यहाँ पे को बताया ना कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक न्यूक्लियस यहाँ पे वो यहाँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम तो न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों की सेम ये एनर्जी है। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो ये एनर्जी वो कम ये एक्सर्ट को करेगा क्योंकि ये बहुत दूर है, और ये ज्यादा एनर्जी ये एक्सर्ट करेगा क्योंकि ये इसके वो करीब है, ठीक है। इसलिए नीचे ये आते आते मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा देखो इसी तरीके से हाइनाइजेशन ये एनर्जी क्या होती है, अच्छा ये काफी ये इंपॉर्टेंट है हाइनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखो हाइनाइजेशन ये एनर्जी क्या होती है, जब आप कोई चीज लूज करते हो तो जब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो ये एनर्जी वो लग रही है, तो ये एक ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने में ना, एक एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो एनर्जी वो लग रही है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन ये एनर्जी। अब ये मैंने पूरा ग्राफ की को बनाया हुआ है इसका। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ट्रेंड क्या होता है, ये अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हेड होते हो जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वो ऐड हो रहे हैं वो एक ही शेल में इंक्रीज हो रहे हैं ना, कोई वो नया शेल तो नहीं आ रहा ना, यानी साइज क्या है हमारा वही सेम है, साइज सेम है, चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं। जब साइज सेम होगा चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या है, हमारा को न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज ये हो रहा है हमारा, लेकिन क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या जब ये इंक्रीज ये हो रहा है तो साथ साथ क्या हो रहा है, जो हाफ का जो जो एरिया है जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रॉन ये एटम का वो सेम है, क्यों, क्योंकि एक ही शेल में इंक्रीज हो रहे हैं ना। जैसे थर्ड शेल है ये, जो न्यूक्लियस है ये थर्ड शेल है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई वो तो एक ही शेल में आ रहे हैं ना, एक ही शेल में आ रहे हैं, तो जो साइज है जो शेल है वो तो वो कांस्टेंट है, सॉरी वो साइज जो शेल है वो तो कांस्टेंट है, उसी शेल में आ रहे हैं ना। तो शील्डिंग क्या होगी, जीरो। शील्डिंग क्या होगी, जीरो। जब शील्डिंग क्या होगी, कांस्टेंट। तो क्या होगा, जब साइज जब एक ही शेल में आ रहे हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी या चार्ज पोटेंसिटी भी वो इंक्रीज होगी, सही है। तो जिसकी ये वजह से क्या होगा, जो वो न्यूक्लियस है वो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो खींचेगा। जो ये न्यूक्लियस है वो ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो वो साइज क्या होगा, छोटा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा वो न्यूक्लियस की वो तरफ आएंगे तो जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, सही है। जब वो ज्यादा जब ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन वो स्ट्रांग हो रही है, वो ज्यादा वो पावर से खींच रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो क्या हो रहा है, जो अट्रैक्शन है इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बढ़ रही है, ग्रेटर हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो मुश्किल होगा फ्रॉम वैलेंस शेल, जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो मुश्किल होगा फ्रॉम वैलेंस शेल, सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो क्या होगा, मुश्किल होगा फ्रॉम वैलेंस शेल, ठीक है। तो मेरी मेरी क्या होगी, हाइनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है, सही है। जितना शेल जितना साइज छोटा होता वो क्यूब हो जाएगा, उतनी एनर्जी कम होती इतनी एनर्जी इंक्रीज होती क्यूब हो जाएगी, यानी ये उतना ही ये बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता हो जाएगा। जितना छोटा साइज होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो देख लो, जो हीलियम है, हीलियम ये पहले शेल का होता है तो उसकी ये एनर्जी जो हीलियम क्या होता है, पहला शेल कंप्लीट करता है तो उसकी ये एनर्जी नियॉन से को ज्यादा है। बात समझ आ रही है क्यों, और वो नियॉन क्या होता है, दूसरा शेल कंप्लीट कर लेता है क्योंकि हीलियम जो है वो ज्यादा वो करीब होता है किसके, न्यूक्लियस के। इसी तरीके से जो आर्गन है वो थर्ड सेल कंप्लीट कर लेता है, तो नियॉन की एनर्जी आर्गन से बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नियॉन ज्यादा वो करीब होता है न्यूक्लियस के, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होगा भाई, देखो डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ये इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, आपकी जो चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग तो बढ़ेगी।
शील्डिंग तो बढ़ेगी तो जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको वो कम एनर्जी को मिल रही होगी, तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, खुलता हो जाएगा। जितनी ज्यादा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो तो करीब करीब आते हैं, और जितना एनर्जी वो कम मिलती है वो दूर दूर हो जाते रहते हैं, तो साइज खुलता हो रहता है। तो ये जितना दूर जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से उतनी कम एनर्जी के साथ अट्रैक्टेड होंगे, सही है, ये चिपके हुए होंगे, उतनी वो कम एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के साथ चिपके हुए होंगे। तो क्या होगा, अट्रैक्शन वो कम हो जाएगी आपके न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जब आपकी अट्रैक्शन वो कम हो गई न्यूक्लियस की, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब आपकी अट्रैक्शन वो कम हो गई वैलेंस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर को न्यूक्लियस की, तो क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना जो है एक वो बाहर वाले के लिए आसान हो गया, सही है। तो वो कम एनर्जी को दे के अब बहुत आसानी से रिमूव वो करा लेगा, क्यों, क्योंकि आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। अच्छा देखो अब क्या है, एक बिग प्रोजम डिक्रीज आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करो, अगर आप ये देखो तो हीलियम से वो लिथियम पे एक बहुत बड़ा डिक्रीज आ रहा है। डिक्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका शेल इंक्रीज, शेल एक भी प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट शेल से आ रहा है वो सेकंड शेल पे। इसी तरीके से वो नियॉन से तो सोडियम पे एक बहुत बड़ा डिक्रीज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका क्या रहा है, फ्रॉम हीलियम टू लिथियम एंड नियॉन टू सोडियम, क्यों, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शील्डिंग इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। वो जो मैंने लिखा है ना, डाउन द प्रोग्राम, ठीक है, इस तरीके से, यानी नीचे आते हुए, ठीक है, ये वही चीज है। अच्छा क्या हो रहा है, बिग जंप आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इज द इंडिकेशन ऑफ चेंज ऑफ शेल। जहां पर भी एक बड़ा जंप है, अगर बड़ा डिक्रीज आ रहा है तो शेल हेड हो रहा है, शेल हेड हो रहा है। और अ, यानी बिग इंक्रीज आ रहा है आयनाइजेशन ये एनर्जी में, तो क्या हो रहा है, शेल रिमूव हो रहा है, शेल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये इसी तरीके से ये तो आखिरी चीज है, ये इसकी ये तो देख लो कि देखो हमने क्या बोला, अक्रॉस पीरियड ये आते आते ये इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखूँ, जब मैं ये मेरा वो सोडियम है, ये एल्यूमिनियम है, तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है छोटा। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे डिक्रीज आ रहा है छोटा, तो ये क्यों आ रहा है। तो इसका आंसर ये है कि भाई जब मैं मैग्नीशियम से ये एल्यूमिनियम पे आता हूँ ना, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3s2, 3s शेल में आता है। और जब मैं एल्यूमिनियम पे आता हूँ ना, तो एक नया शेल इंक्रीज हो जाता है, तो ये ऑर्बिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो 3p है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस शेल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो एक डिप आता है, ठीक है, एक नया ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक छोटा सा डिप आता है एनर्जी में। वो क्या बोल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द न्यू सब ऑर्बिट, यानी एक नए सब ऑर्बिट में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक नए सब ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, यानी वो 3p पे। यानी जो Mg है वो 3s में है, एल्यूमिनियम को 3p पे आ रहा है। 3p इलेक्ट्रॉन्स इज एट अ हायर एनर्जी लेवल्स, 3p इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, 3p इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या होती है, एनर्जी थोड़ी तो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके उसकी शील्डिंग तो ज्यादा होती है थोड़ी सी, ठीक है। अब इसी तरीके से एक डिप आता है फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फर, फॉस्फोरस टू सल्फर, ये वाला डिप क्यों आता है, अगर मैं यहाँ पे देख लो, ये वाले डिप की बात कर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये वाला जो डिप है ये क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जो डिप आ रहा है ये क्यों आ रहा है। देखो अगर मैं फॉस्फोरस की तो कन्फर्गेशन करूँ तो फॉस्फोरस की होती है 3p3, और सल्फर की होती है 3p4। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करो, फॉस्फोरस पे वो सारे के सारे अनपेयर्ड है, सारे के सारे क्या है, अनपेयर्ड है, लेकिन सल्फर पे क्या हो रहा है, एक पेयरिंग आ रही है। तो जो ये पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन का, तो दो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो क्या होता है, वो जो एनर्जी होती है वो इन दोनों की रिपल्जन में तो यूज हो रही है, तो जो थोड़ी सी ये एनर्जी है तो इनकी रिपल्जन में यूज हो रही होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा पुट पाता है, ये थोड़ा सा पुट पाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो क्या लिखा है, P has a outermost shell, P has outermost shell half filled, सही है, हाफ फील्ड है, सही है।
एस हैज वन इलेक्ट्रॉन इन पेयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3p। 3p में क्या होता है, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, तो थोड़ी सी एनर्जी इनकी रिपल्जन में यूज हो जाती है, तो इस वजह से एनर्जी में थोड़ा डिप आ जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में। ये आपके रीजन है। ठीक है, ये आप पूरा को कर लेना। मैं इसलिए ये आज ज्यादा नहीं ये को करा रहा, क्योंकि ये बहुत वो मुश्किल होता है वो बच्चों के लिए दिमाग में ये बिठाना। जो ये शीट है, शीट में ये ग्रुप के ऊपर अपलोड ये तो कर दूंगा, तो आप ये उसके ऊपर ये तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको काफी ये हेल्पफुल होगी इसमें। ठीक है, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट जो है मैं वो अगली वो क्लास को ही रखूंगा। मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा आता है, तो अगला हम उसमें करेंगे। ये व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है। सही है, आप व्हाट्सएप पे एक वो ग्रुप, अगर आपके पास वो ग्रुप को नहीं